अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला ख़ान वज़ीर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। आप सब जानते हैं 6 और 7 मई के शब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर बुज़दिलाना हमला किया और इस हमले की वजह से 31 मासूम सिविलियंस की कैजुअल्टीज़ हुई और इन हमलों में पाकिस्तान में मसाजिद को ख़ास तौर पर शहीद किया गया है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन आज का जो सबसे अहम क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो ये है कि क्या पाकिस्तान अटैक करेगा या नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो पाकिस्तान की अटैक की नौइयत क्या होगी और भारत के कौन से इलाकों को टारगेट किया जा सकता है। और इसके साथ साथ दूसरा अहम क्वेश्चन ये है कि क्या पहलगाम इंसिडेंट एक बहाना है, क्या इस इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया है दीगर मुहर्रिकात है या नहीं, क्योंकि जो इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर एक नई गेम चल रही है उस गेम का इस हमले के पीछे कितना बड़ा रोल है। और इसके साथ साथ ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये जो पहलगाम इंसिडेंट था ये ट्रिगर पॉइंट था या फिर भारत के अज़ाइम कुछ और है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझे कि पहलगाम इंसिडेंट था क्या, क्योंकि बहैसियत सियासत के तालिब इल्म जब भी हम किसी इवेंट को समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई इस इवेंट से फ़ायदा किसको हुआ है, इस इवेंट का बेनिफिशरी कौन है। उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और फिर हम ये एनालिसिस करते हैं कि भाई शायद इस इवेंट के पीछे ये फ़लाँ एक्टर हो, क्योंकि जिस एक्टर को फ़ायदा होता है तभी ये जो डॉट्स हैं उनके साथ मैच किए जाते हैं कि भाई इस एक्टर को चूँकि इस इवेंट से फ़ायदा हुआ है, लिहाजा ये कहा जा सकता है कि इस इवेंट के पीछे ये एक्टर इन्वॉल्व है। इसी तरह जब हम पहलगाम इंसिडेंट को डाइसेक्ट करते हैं, आप जानते होंगे कि 22 अप्रैल को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में पहलगाम एक खूबसूरत वैली है, इलाका है जहाँ पर 26 टूरिस्ट को मारा जाता है और ये मासूम सियाह थे जिनको मारा जाता है। जब ये वाक़या होता है उसके बाद बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी मज़म्मत की जाती है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया, पाकिस्तान के अवाम वाज़ेह अल्फाज में इस इंसिडेंट की शदीद मज़म्मत करते हैं और ये मुतालबा किया जाता है कि बैनुल अक़वामी सतह पर इस इंसिडेंट की तहकीकात करवाई जाए। जबकि जब ये वाक़या होता है उसके बाद भारत पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता है कि ये इंसिडेंट पाकिस्तान ने करवाया है, पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है, पाकिस्तान ने इसको फैसिलिटेट करवाया है। जैसे मैंने पहले बात की कि जब भी कोई वाक़या होता है उसके बाद हम ये सवाल रखते हैं कि भाई इस वाक़ये से फ़ायदा किसको हुआ है। आइए कुछ लम्हों के लिए हम ये समझ लेते हैं कि चलें पाकिस्तान ने इसको फैसिलिटेट करवाया है, लेकिन पाकिस्तान क्यों फैसिलिटेट करता है इसको, पाकिस्तान को इससे फ़ायदा क्या हुआ है। इस इंसिडेंट में जितने भी 26 सियाह जिनको मारा गया था उनमें कोई भी शख्स पाकिस्तान को मतलूब नहीं था, लिहाजा ये एक ऑप्शन भी रूल आउट हो जाता है। सेकेंडली, इस इंसिडेंट में भारत के इंडियन आर्म फोर्सेस के इंफ्रास्ट्रक्चर या डिफेंस सिस्टम को या भारत के किसी इस तरह स्ट्रेटेजिक जो एक एसेट होता है उसको टारगेट नहीं किया गया था, लिहाजा ये ऑप्शन भी रूल आउट हो जाता है कि इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होना था कि जहां पर भारत के किसी भी स्ट्रेटेजिक एसेट, इंडियन आर्म फोर्सेस और ना ही उनके डिफेंस सिस्टम को कोई नुकसान पहुंचा है। फोर्थ, जैसे आप सब लोग जानते हैं और पाकिस्तान खुलेआम कश्मीरियों की जद्दोजहद को सपोर्ट करता है, कश्मीरियों को मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लिहाजा अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान कश्मीरियों की जो रेजिस्टेंस है उनके साथ खड़ा है, तो हम इसको भी देख लेते हैं कि क्या इस इंसिडेंट से कश्मीरियों की जो रेजिस्टेंस है उसको फ़ायदा पहुँचा है या नुकसान पहुँचा है। अगर ये इंसिडेंट ऐसा होता जिससे कश्मीरियों की रेजिस्टेंस को फ़ायदा पहुंचता, कश्मीरियों को कोई वो कुछ अचीव करते, फिर हम कह सकते थे कि भाई इससे चूंकि कश्मीरियों को फ़ायदा पहुंचा है, कश्मीरियों की रेजिस्टेंस को फ़ायदा पहुंचा है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि चूंकि पाकिस्तान कश्मीरियों को सपोर्ट करता है और इस इंसिडेंट से कश्मीरियों को फ़ायदा पहुंचा है, लिहाजा पाकिस्तान ने इसको फैसिलिटेट किया है। ये तीन ही ऑप्शन रह जाती है ना। फोर्थ एक और ऑप्शन भी चले हम देख लेते हैं कि क्या पाकिस्तान को इससे कोई नैरेटिव मिला है, नहीं मिला है। लिहाजा अगर हम अचीवमेंट्स देखें तो पाकिस्तान ने इस इंसिडेंट से कुछ भी अचीव नहीं किया, लिहाजा हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस इंसिडेंट से पाकिस्तान को थोड़ा सा भी फ़ायदा नहीं पहुंचा। आइए अब भारत को उठा के देखते हैं, इस इंसिडेंट्स को भारत को फ़ायदा पहुंचा है या नहीं पहुंचा। जब ये इंसिडेंट होता है उसके बाद भारतीय मीडिया, भारत की गवर्नमेंट एक शोर शराबा शुरू कर देती है और एक नैरेटिव जो है उसको प्रोपेगेट करना शुरू कर देती है। मोदी डोमेस्टिक सतह पर अपनी लेजिटिमेसी को बहाल करने के लिए इस नैरेटिव को यूज़ करते हैं। इसी तरह भारत इंटरनेशनल सतह पर इस नैरेटिव को यूज़ करके इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसको इंगेज करने की कोशिश करता है।
और फिर जिस तरह भारत ने एक वार हिस्टीरिया क्रिएट किया, वार मॉन्गरिंग की जिस तरह उन्होंने कोशिश की, आप सब लोग जानते हैं। लिहाजा यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत को ये फ़ायदा पहुंचा, एक तो उसको नैरेटिव मिल गया, दूसरा उसने इस इशू को मिलिटराइज किया। लिहाजा जब हम इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो हमें यह नज़र आता है कि चूंकि इस इवेंट का बेनिफिशियरी भारत है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि भारत इसमें इन्वॉल्व रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है। कनाडा में जिस तरह सिख कम्युनिटी को भारत की जो एजेंसी है रॉ, वो टारगेट कर रही है, पूरी दुनिया इसको जानती है। न्यूयॉर्क में भारत ने अपने मुखालिफ लोगों को टारगेट किया है। ऑस्ट्रेलिया में, इसी तरह दीगर ममालिक में भी भारत ये जो स्टेट टेररिज्म है इसमें इन्वॉल्व है। हत्ता कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने, कनाडा की गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने भारत का जो मकरू चेहरा है वो बेनकाब किया है। और ना सिर्फ ये नाजरीन, 2006 में एक किताब शाया होती है और ये किताब साबिक यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैडेलाइन अल्ब्राइट ने लिखी है और इस किताब का नाम है द माइटी एंड द अलमाइटी। इस किताब का जो फॉरवर्ड है ये साबिक यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने लिखा है। और बिल क्लिंटन उस फॉरवर्ड में लिखते हैं, जब 2000 में वो भारत के ट्रिप पर, दौरे पर गए थे, उन्हें पता चला कि 38 सिखों को हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के पैरोकारों ने कश्मीर में मारा था और भारत ने वो इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया था कि जी ये पाकिस्तान ने मारा है। हालांकि बिल क्लिंटन लिखते ऐसा नहीं था, बल्कि ये हिंदुत्व ही के पैरोकार थे जिन्होंने उन 38 सिखों को मारा था। और ये इस बात का सबूत है कि किस तरह भारत जो है वो स्टेट टेररिज्म में इन्वॉल्व है। जब 2007 में भारत की गवर्नमेंट के कहने के ऊपर उस किताब के फॉरवर्ड से ये जो स्टेटमेंट थी ये हटाई गई, लेकिन जब आप 2006 की कांग्रेशनल रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको ये बात वाज़े तौर पर मिलेगी कि किस तरह भारत ने 2000 में जब 38 सिखों को कश्मीर में मारा गया था उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया था, लेकिन दरअसल में उन्हें हिंदू जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने मारा था। बहरहाल ये एक लंबी डिबेट है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज का जो सबसे अहम इशू है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो पहलगाम इंसिडेंट है, मेरे ख्याल में ये एक बहाना था। इसके पीछे बहुत सारी मुहर्रिकात है। जो ग्लोबल इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है उसका बड़ा अमल दखल है। आप सब जानते हैं कि 22 अप्रैल से कुछ दिन कबल पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा काबल का दौरा करते हैं। वहाँ पे इसहाक डार की अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात होते हैं, बड़े पॉजिटिव आउटकम सामने आते हैं और इस दौरे को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी इसको एक्नॉलेज करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि दोनों ममालिक मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल निकाले। और इसी के साथ साथ फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अप्रैल में ही बेलारूस का दौरा करते हैं। रशियन जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान में चाइना मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद भी करता है। पेशावर में कॉन्फ्रेंस होती है, इसी तरह इस्लामाबाद में भी कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती है। लिहाजा अगर हम अप्रैल के ऊपर एक नज़र दौड़ाएं तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि पाकिस्तान रशिया, चाइना और अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि 22 अप्रैल से एक दो दिन कबल जो अमेरिका के नायब सदर है जेडी वेंस, वो अपने अहल खाना समेत इंडिया का दौरा करते हैं और इसके साथ साथ वो इंडिया में ही होते हैं कि जब 22 अप्रैल पहलगाम का इंसिडेंट होता है। तो ज़रा आप इन डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह पाकिस्तान की पॉलिसी में शिफ्ट नज़र आ रहा होता है और दूसरी तरफ अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भारत में मौजूद होते हैं। और आप सब जानते हैं कि भारत और अमेरिका का इस वक्त एक ही टारगेट है और वो चीन है कि किसी ना किसी तरह इस रीजन को वॉलेटाइल किया जाए और चीन को किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज किया जाए। बहरहाल जब आप जेडी विंस की इंडिया में प्रेजेंस को सामने रखें और इस्लामाबाद के चीन, रूस और अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात को सामने रखें तो ऐसे लग रहा होता है कि शायद इस इंसिडेंट को बहाना बनाकर पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप चीन, रूस और जो अफगान तालिबान है उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए हम जो ये ईस्ट बॉर्डर है ये भी आपके लिए वॉलेटाइल कर देंगे। और इसी तरह बैनुल अक़वामी सियासत में ममालिक को प्रेशराइज किया जाता है
कि कहा जाता है कि भाई अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर हम ये कर देंगे। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि शायद ये ग्लोबल पॉलिटिक्स जो इस वक्त एक लार्जर जो ग्रेटर गेम चल रही है उसी का हिस्सा है। पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप अमेरिका का साथ नहीं देंगे, अगर आप मगरबी ममालिक का साथ नहीं देंगे तो फिर आपके लिए जो इन्वायरमेंट है वो इंतहाई वोलेटाइल किया जाएगा, आपको मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स में इंगेज किया जाएगा और ये एक सिग्नल है। इसी तरह अगर आप जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है उसके बाद मुख्तलिफ जो दुनिया के रहनुमा हैं, ममालिक के सरबराहान हैं, उनके बयानात को देखते हैं तो इजराइल ने खुलकर भारत की हिमायत का ऐलान किया है। इजराइल ने ये कहा है कि भारत ने पाकिस्तान में जो अटैक्स किए हैं उनको वो फुली सपोर्ट करता है, उनकी हिमायत का ऐलान करता है। फिर बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने भी इस बात का इकरार किया है कि भारत ने जो किया है बहुत ही अच्छा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया है और उन्होंने भारत के इक़दाम को जायज़ करार दिया है। सिमिलरली आप फ्रांस के या दीगर मगरबी ममालिक के बयानात को देखें तो उसमें भी भारत के साथ हमें ये गहती देखने को मिलती है, जबकि दूसरी तरफ तुर्की ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। और इसके साथ साथ एक और अहम पॉइंट मैं जो आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही मुल्क चीन को इस सूरत हाल के हवाले से मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी है। आप सब जानते हैं कि कल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने चीन के सफ़ीर जियांग ज़ुडोंग को ब्रीफिंग दी कि किस तरह सिचुएशन इवॉल्व हो रही है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाक चीन जो दोस्ती है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं एक अहम सवाल के ऊपर कि क्या पाकिस्तान अटैक करेगा या नहीं करेगा। मैं वाज़ेह तौर पर आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान अटैक करेगा और पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान अटैक इसलिए भी करेगा कि अगर पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया तो डेटरेंस जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होगी। अगर मैं सादे से अल्फाज में आपको बताऊं तो डेटरेंस सियासत की ज़ुबान में उस हिकमत अमली को कहा जाता है कि आपका दुश्मन ये समझे कि अगर उसने कोई गलत या ख़तरनाक कदम उठाया तो उसका रद्द अमल इंतहाई सख्त होगा। उस सख्त रद्द अमल को सामने रखते हुए वो कोई एक्शन लेने से पहले ही रुक जाए। इसीलिए डेटरेंस इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। जब आप डेटरेंस इस्टेब्लिश करते हैं तो आपके दुश्मन को पता होता है कि अगर मैं कोई एक्शन लूँगा तो उसका जो कॉस्ट होगा मेरे एक्शंस के बेनिफिट से बहुत ज़्यादा होगा। यानी आपका दुश्मन ये समझेगा कि मेरा नुकसान मेरे फ़ायदे से ज़्यादा होगा, इसलिए वो एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचेगा और कोशिश करेगा कि वो कोई इस तरह का जो एक्शन है वो ना उठाए। डेटरेंस दो किस्म की होती है, एक को हम जनरल डेटरेंस कहते हैं और एक को हम स्पेसिफिक डेटरेंस कहते हैं। जनरल डेटरेंस क्या है कि पूरी जितने भी दुनिया के ममालिक हैं उनके लिए एक जनरल डेटरेंस है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की ये आप समझ लें कि पाकिस्तान ये डेटरेंस इस्टेब्लिश की हुई है कि अगर कोई पाकिस्तान के सरजमीन पर अटैक करता है, पाकिस्तान की सलमियत को मजरूह करता है, वायलेट करता है, तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान भी उसी तरह उसी स्ट्रॉन्ग अल्फाज में जवाब देगा। एक होती है स्पेसिफिक डेटरेंस कि किसी एक ख़ास दुश्मन के लिए आपकी डेटरेंस होती है कि भाई अगर आपने ये एक्शन लिया तो फिर मैं आपके खिलाफ ये एक्शन लूँगा। ये सादा से अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेटरेंस के लिए तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। एक को हम कहते हैं क्रेडिबिलिटी ऑफ थ्रेट्स, कि आपका दुश्मन ये यकीन करे, उसे ये पता हो कि भाई अगर मैंने कोई एक्शन लिया कि पाकिस्तान हर हाल में रिटेलिएट करेगा। यानी अगर मैं हमला करता हूँ तो पाकिस्तान जवाबी हमला करेगा। आपके दुश्मन को ये पता होना चाहिए और उसे ये यकीन आना चाहिए। एक रिक्वायरमेंट तो ये है। दूसरी डेटरेंस की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी टू पनिश। दुश्मन को यह पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी है, अगर हमने अटैक किया तो पाकिस्तान उससे सख्त हमारे ऊपर हमला करेगा। उन्हें यह यकीन होना चाहिए कि आपकी मिलिट्री जो है इतनी स्ट्रांग है कि वो किसी भी हमले का जवाब दे सकती हो। तीसरे अहम जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो कम्युनिकेशन है कि एक मुल्क के इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए। आपने वाज़ेह तौर पर पैगाम देना है कि भाई अगर आप अटैक करेंगे तो हम भी अटैक करेंगे। अगर आपका मैसेज क्लियर नहीं होगा, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जी हम देखेंगे कि अटैक करना है या नहीं, फिर डेटरेंस जो है वो कायम नहीं हो सकेगी। आपने क्लियर इंटेंशन के साथ बताना है कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मैं ऐसा करूंगा। इसलिए पाकिस्तान हर हाल में भारत के ऊपर हमला करेगा। अगर पाकिस्तान हमला नहीं करता तो डेटरेंस जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होगी। पाकिस्तान जब हमला करेगा तो डेटरेंस रीइस्टेब्लिश हो जाएगी। अगर पाकिस्तान हमला नहीं करता तो भारत फ्यूचर में भी इस तरह के एडवेंचर्स कर सकता है और आपके जो डेटरेंस है उसको कमज़ोर कर सकता है। अगर आप हमला नहीं करते
तो फिर इस खित्ते में ताकत का जो तवाज़ुन है वो बिगड़ सकता है। इसलिए ये पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक कंपल्जन बन चुका है कि पाकिस्तान हमला करेगा। स्ट्रेटेजिक कंपल्जन उस सिचुएशन को कहते हैं कि जब आपके पास स्पेसिफिक ऑप्शंस हो, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही ना हो। स्ट्रेटेजिक कंपल्जन उस सिचुएशन को कहते हैं कि जब आपके सर्वाइवल का मसला हो और आपने कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस ही लेने होते हैं ताकि आप अपनी सर्वाइवल को बरकरार रख सकें। बैनुल अक़वामी सियासत में कोई एक इस तरह का इदारा तो है नहीं जो कि ममालिक के ऊपर सुपरविजन कर सके। आपने अपने ताकत के बलबूते के ऊपर ही सर्वाइव करना होता है। इसलिए पाकिस्तान के पास हमले के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अगर पाकिस्तान हमला नहीं करता तो पाकिस्तान का अपना सर्वाइवल जो है वो स्टेक पर आ जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान का जो इस वक्त एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बना हुआ है उसमें हमले के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान हमला भारत में किन एरियाज़ के ऊपर कर सकता है, तो मेरी ये ज़ाती राय है कि पाकिस्तान राजस्थान के कुछ इलाकों को टारगेट कर सकता है, इसी तरह गुजरात के कुछ एरियाज़ में और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में कुछ इलाकों को टारगेट कर सकता है। ये भी मेरी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान शायद उन जगहों को टारगेट करे कि जहाँ पर भारत पाकिस्तान मुखालिफ लोगों को पाल रहा है, ख़ासतौर पर वो सेपरेटिस्ट लोग जो पाकिस्तान में तखरीबकारी करते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर वक्त माज आराई के लिए तैयार रहते हैं। पाकिस्तान उन जगहों को टारगेट कर सकता है। इसी के साथ साथ मेरी ज़ाती राय ये है कि शायद पाकिस्तान भारत के जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उनको टारगेट करे। आप सब जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के हाइडल प्रोजेक्ट्स को टारगेट किया है मुजफ्फराबाद में। इस तरह नीलम जहलम जो हाइडल प्रोजेक्ट्स है उसको भी निशाना बनाया गया है। तो शायद पाकिस्तान भारत के हाइडल प्रोजेक्ट्स को टारगेट करे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि एक स्पेसिफिक डेटरेंस को कायम करे। भारत ने ये पहली मरतबा इस तरह किया है कि पाकिस्तान के जो आबी वसाइल हैं उनको टारगेट करना शुरू किया है। लिहाजा पाकिस्तान भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद भारत के आबी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको टारगेट करे, क्योंकि इससे एक नई जो डेटरेंस है वो सेट हो जाएगी कि अगर मुस्तकबिल में फ्यूचर में भारत पाकिस्तान के पानी के वसाइल को टारगेट करने की कोशिश करता है तो फिर पाकिस्तान भी भारत के इस तरह के प्रोजेक्ट्स को टारगेट करने की कोशिश करेगा। बहरहाल इस वक्त ये सूरत हाल है। हम दुआ गो है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो और इस खित्ते में अमन की फ़िज़ा को कायम करे। बहुत शुक्रिया।